नमस्कार नमस्कार नमस्कार। उत्कर्ष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का स्वागत है। मेरा नाम है नरेश उपाध्याय और चलिए बात करते हैं आज के अपने इंग्लिश लैंग्वेज के लेक्चर की। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं भाई। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं टेंस और सीक्वेंस ऑफ टेंस। ये पर्टिकुलर जो फॉर्मेट है वो अपने पढ़ रहे हैं और टेंस के अंदर हमने कल जो बात करी थी वो करी थी सिंपल प्रेजेंट टेंस पे। 2 दिन हो गए सिंपल प्रेजेंट टेंस ही चल रहा है अपने मोटे मोटे तौर पर, लेकिन हाँ कल कई सारी बातें अपनों ने सिंपल प्रेजेंट के ऊपर करी और आज फिर सिंपल प्रेजेंट के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसके लिए हो सकता है कि आप में से कई साथियों ने उसके बारे में जानकारी हो, कईयों को नहीं हो, पर कोई बात नहीं, सीखने के लिए अपने हैं यहाँ पे, करते हैं बातचीत उसके बारे में। सभी जितने भी आप साथी हैं सभी को नमस्कार भाई। और सीधा सीधा मैं चलता हूं अब मेन पॉइंट पे, सिंपल प्रेजेंट के ऊपर। देखिए कल हमने जो बात करी थी सिंपल प्रेजेंट टेंस को लेकर, वहां मैंने आपके सामने 2 5 7 सेंटेंस कुछ रखे, उनके अंदर कौन सी वर्ब है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब है और उनके अंदर पर्टिकुलर आने वाले टेंस का नाम क्या है। अब यूं नहीं है कि सिंपल प्रेजेंट पढ़ रहे थे तो सीधा सीधा ही सिंपल प्रेजेंट नाम रख दो। पूछा जाए अगर प्रश्न की कौन सा टेंस है, मैं आपको सेंटेंस देता हूं, आपसे प्रश्न पूछता हूं कि इसमें टेंस बताइए भाई, तो जो टेंस चल रहा है उसी का नाम बताना आपके लिए ठीक नहीं है। आपको पहले देखना चाहिए उसमें वर्ब हेल्पिंग वर्ब जो भी है, जिस तरीके से प्रयोग में ला रखा है वो क्या पैटर्न है, इसके ऊपर थोड़ा अपने को ध्यान देना पड़ता है भाई। ठीक है ना सर, आज ये कौन सा टॉपिक है? आज भाई टेंस और सीक्वेंस ऑफ टेंस आ गया है ना, टेंस पढ़ रहे हैं आज अपने, तो उसके ऊपर ही अपने बात करने वाले हैं। तो सीधा पैटर्न की ओर चलते हैं। फिर से आपको याद दिला देता हूं, सिंपल प्रेजेंट टेंस अपने पढ़ रहे हैं, उसी से आगे शुरू कर रहा हूं जहां तक अपनों ने पिछला पार्ट पढ़ा था। और फिर भी एक बार टाइटल आप सभी के लिए लिख देता हूं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। टॉपिक अपना यही चल ही रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये जो टेंस है वो फिलहाल अपने पढ़ रहे हैं, इसी को ही मैं कंटिन्यू करता हूं। अब देखो आप, कल हमने इसमें जो जो बातें करी थी उनके थोड़ा मैं कंटिन्यू करता हूं भाई, ठीक है ना। और टेंस टॉपिक आ रहा है 5 तारीख को, आने दो तो फिर तो 5 तारीख को टेंस आ रहा है ना, अभी तो दिन पड़े अपने पास, तब तक करेंगे इसको कवर। अपने टेंस के अंदर जितना कुछ सीखा जा सकता है उतना सीखने का तो प्रयास करते हैं, थोड़ा बहुत कुछ रह गया तो तब की तब देखेंगे। अभी एक बार टेंस पर आप अटेंशन दीजिए सभी साथियों, और सभी को नमस्कार भाई, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और बात करते हैं अभी बेसिक अपने जो पैटर्न्स है उनके बारे में। चलो देखो, हमने एक फॉर्मेट लिखा हुआ है और आपको मैंने लिखवाया हुआ है कि हेयर और देयर से शुरू होने वाले सेंटेंस, बड़े ध्यान से सुनना आप सभी साथियों से निवेदन। अभी हेयर और देयर से शुरू होने वाले सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाते हैं, लेकिन यदि ऐसे सेंटेंस में किसका भाव हो, एक्सक्लेमेटरी का भाव हो, एक बात। दूसरा, अगर इनमें सब्जेक्ट के तौर पे आपको कोई नाउन दे रखा है, कोई संज्ञा दे रखा है, तब तो ये कहता है इन्वर्जन कर लो, और अगर प्रोनाउन दे रखा है तो इन्वर्जन मत करो। आप सभी साथियों से निवेदन है, मैं इन्वर्जन नाम जो अभी ले रहा हूं इसके बारे में अतुल जी बेफिक्र हो, 5 तारीख तक अपना टेंस का टॉपिक जो है या तो हो जाएगा या थोड़ा बहुत कुछ बचेगा, तो बेफिक्र रहिए, देखते हैं इसके बारे में, है ना। बाकी अभी 5 तारीख दूर है, तो जो चीज़ दूर है उसके लिए अभी क्या ही हेडेक लेनी अपने को, है ना। तो सर टॉपिक का ऐप में नाम चेंज करवा दो, ठीक है, मैंने वैसे बोल दिया है, या तो आज ही हो जाएगा अभी, है ना, ठीक है ना। मैंने शायद इधर से तो करवा दिया था, बाकी अभी एक बार के लिए आप है ना व्यवस्थाओं को छोड़िए, आप इधर देखो भाई, मेन जो चीज़ है ना उसके ऊपर आप अटेंशन दीजिएगा सभी साथी, ठीक है ना। अब सुनो आप, ये हेयर और देयर वाला क्या कॉन्सेप्ट है, ये सीखना बहुत ही जरूरी है। इसमें एक नाम है अपने पास जो है इन्वर्जन, ठीक है ना। ये इन्वर्जन जो पैटर्न है, ये नाम आपके सामने टेंस का टॉपिक चलते चलते ही कम से कम 5 बार आपको इस नाम से डील करनी पड़ेगी। 5 बार, 5 बार आपको टेंस में आने वाला ये नाम जो है ना इन्वर्जन, इससे 5 पर्टिकुलर क्वेश्चन बन सकते हैं, 5 अलग अलग जगहों पर इसका प्रयोग किया जाएगा। सबसे पहला नंबर अभी अपने सिंपल प्रेजेंट में सामने आ चुका है। पहली बार हो सकता है आपको इन्वर्जन समझने में थोड़ी बहुत आप दिक्कत का सामना करो कि यार ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इसके बाद जब भी कभी इन्वर्जन का जिक्र होएगा, टोटल मैं कह रहा हूं आपको, आपके एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 5 बार हम इन्वर्जन के पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं। 5 में से पहली बार जिक्र जो इसका हो रहा है वो हमारे इसका नियम आया हुआ है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, यहां इसके बारे में बात करते हैं। पेपर में किस तरीके से इसका प्रश्न आ सकता है वो भी मैं आपके सामने रखता हूं कि एग्जाम के अंदर कैसे क्या क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है ना। देखो कैसे क्या फॉर्मेशन बन जाएगा, और देख लेते हैं भी आपका कोई अच्छा प्रश्न है तो। 5 तारीख को कुछ स्पेशल है क्या? नहीं नहीं, 5 तारीख को स्पेशल नहीं है, एक साथ ही कह रहे थे सर कि 5 तारीख को टेस्ट सीरीज जो है उसके अंदर इंग्लिश में टेंस का टॉपिक दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, वो तब तक पूरा होगा, यही है, और कुछ स्पेशल नहीं है हमें। तो सर मैंने पिछली क्लास नहीं ली, सीधा इस क्लास नहीं आएगा समझ में अभी मोहम्मद, है ना, पिछली क्लास आपको लेनी चाहिए। इन्वर्जन क्या होता है अभी अपने बात करते हैं भाई, ठीक है। चलिए अब आप इधर उधर की बातें छोड़िए, सीधा टॉपिक पे आइए, काम की बात तो वो है। देखो पहले तो मैं आपको इन्वर्जन बताता हूं कि इन्वर्जन होता क्या है। लिखवा चुका हूं वैसे मैं इन्वर्जन, लेकिन अब तो इसको प्रयोग में लाना सीखे अपने। इन्वर्जन हिंदी में तो इन्वर्जन को आमतौर पे अपने कहते हैं बदलाव, हिंदी में तो इसका अर्थ क्या होता है बदलाव, पर हिंदी में कोई अर्थ पूछ तो नहीं रहा अपने से, काम पूछेगा इसका तो। अंग्रेजी के अंदर आमतौर पर अपने इसको कह सकते हैं कि पुटिंग द वर्ब
बिफोर द सब्जेक्ट, बिफोर द सब्जेक्ट। कर्ता से पहले किसको रख देना? वर्ब को रख देना। इसका कोई हिंदी ट्रांसलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, आप बेसिक तौर पर इसे समझिएगा। पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। अभी मेरा आप सभी साथियों से निवेदन है जो इस क्लास के अंदर जुड़े हुए हैं, आप अपने एक आध पेज को पलटिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर मैंने जहां हेयर और देयर वाला कंसेप्ट आपको लिखा है ना, एक बार उसको नजरों के सामने जरूर रखिएगा। करो, अभी करो आप ये काम। अगर नोट्स प्रॉपर बना रहे हो तो एक आध पेज ही पीछे होगा शायद, और वहां पर देखो मैंने एक फॉर्मेट आपको लिखवाया हुआ है स्टार लगा के कुछ न कुछ, कि हेयर और देयर से शुरू होने वाले सेंटेंस, हेयर ऑब्लिक देयर से शुरू होने वाले सेंटेंस में आप वो नजरों के सामने रखिए, सुनिएगा मत, देखो भी और साथ साथ सुनते रहिए उस बात को। हेयर और देयर से शुरू होने वाले सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस अप्लाई करते हैं यदि वो सेंटेंस किस प्रकार का हो? एक्सक्लेमेटरी टाइप का हो। एक्सक्लेमेटरी का मतलब क्या होता है? विस्मयादि। ये सब लिखवाया हुआ है मैंने आपको जो बोल रहा हूं फिलहाल। विस्मयादि बोलते होते हैं ना, चकित वाले जो वाक्य हो जाते हैं, आश्चर्यजनक वाले वाक्य जो होता है। इनमें फिर इसने एक लाइन और जोड़ दी कि ऐसे सेंटेंस में यदि सेंटेंस हेयर और देयर से शुरू हुआ, सिंपल प्रेजेंट टेंस लगा देंगे, एक्सक्लेमेटरी से शुरू हो रहा होगा तो एक्सक्लेमेटरी का भाव होगा, तो यदि ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर अर्थात कर्ता के तौर पर कोई आपको नाउन दे रखा है तो इन्वर्जन करना है, और प्रोनाउन दे रखा हो तो इन्वर्जन नहीं करना। इन्वर्जन मैंने ये लिख दिया बदलाव। बाकी ये परिभाषा, ये नाम आपसे कोई नहीं पूछने वाला पेपर के अंदर, आपसे पूछा जाने की पूरी पूरी संभावना है उसका काम, और बढ़िया से बड़ी एग्जाम के अंदर यहां से प्रश्न बनते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं और उनके ऊपर अपने बात करते हैं। मान लो एग्जाम्पल है अपने पास, सेंटेंस इस तरीके से आते हैं, हेयर द बस इज कमिंग, हेयर द बस इज कमिंग, इस तरीके से वाक्य दिया जाता है, हेयर द बस इज कमिंग। और यहां पे आपको क्वेश्चन दे दे कि भाई दोस्त ये राइट है या फिर रॉन्ग है, राइट है या रॉन्ग है। आप सभी साथी सीखने का प्रयास करिएगा, इसको बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये, और अच्छे प्रश्न बनते हैं यहां पे। हेयर द बस इज कमिंग, ऐसा कुछ दे दिया जाएगा। मैंने तो चलो आपके लिए लिख दिया कि राइट है या रॉन्ग है, मैंने तो इससे काम चला लिया। पेपर में क्या करेगा कि इज कमिंग वाली जगह पर ब्लैंक दे देगा। पेपर के अंदर ऐसा भी फॉर्मेट दिया जा सकता है कि ये वाक्य लिख देगा, कोई भी 4 वाक्य लिख देगा आपके सामने इससे संबंधित, और उन चारों में से वो बोलेगा कि 4 वाक्य दिए गए हैं, ग्रामर के हिसाब से, व्याकरण के हिसाब से निम्न में चारों सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस सही है या कौन सा सही नहीं है, इस तरीके के ऑप्शन दे देगा। अब आप और हम मिलकर इसको सीखने का प्रयास करते हैं। ये सेंटेंस है, हेयर द बस इज कमिंग। पहली चीज, हेयर से सेंटेंस शुरू हो रहा है, एक्सक्लेमेटरी का भाव है, और ये एक्सक्लेमेटरी का पता किससे चल जाएगा? वो लास्ट में सिंबल आपको पूरी संभावना है कि दे रखा होगा, ये दे रखा विस्मयादिबोधक का चिन्ह आप जानते ही हो, वो चिन्ह दे रखा है इसके अंदर। हेयर से सेंटेंस की शुरुआत हुई, एक्सक्लेमेटरी का सिंबल है। पहली गलती, टेंस कौन सा बोला हुआ उसने, कौन सा टेंस प्रयोग में लाओ? सिंपल प्रेजेंट टेंस प्रयोग में लाओ। पहली बात तो उसने यही बोली है ना, इसमें प्रेजेंट सिंपल प्रयोग में लाया गया है। इसमें तो इज एम आर के बाद आईएनजी लगा रखा है, ये कौन से टेंस में जाता है आमतौर पर? ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में खेल होगा। इज एम आर के बाद आईएनजी वाला जो मामला रहता है ना, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाता है, तो गड़बड़ हो गई। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए था। ये सेंटेंस जो था वो हमने क्या था? रॉन्ग था। ये अपना सेंटेंस क्या था? रॉन्ग था। अब सही बनाना है अपने को इस सेंटेंस को। चलिए प्रयास करते हैं आप और हम मिलकर। आप सभी साथियों से निवेदन है, दिमाग को चकराने की यहां पे आवश्यकता नहीं रहेगी, थोड़ा सा अवेयर होकर, सजग होकर सीखने का प्रयास करिए। लिखी हुई चीज यहां पर हमने को अप्लाई करनी है। मैं बताता हूं आपको कैसे बनेगा ये राइट, सही कैसे बनेगा ये कह रहे हैं हेयर और देयर से शुरू होने वाले सेंटेंस। तो पहले तो शुरू तो करो इसको, फिर मैं हिंदी अर्थ भी बताऊंगा इसका, हेयर, फिर अब अनुवाद करेंगे अपने हिंदी में इसका, हेयर। अब हमने देखा कि यार हेयर से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, सेंटेंस के लास्ट में ये सिंबल भी आ रहा है, मतलब विस्मयादिबोध वाला, तो इसमें तो हमने लिखा हुआ है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस अप्लाई करना है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस जब प्रयोग में करने गए तब अचानक से अपना ध्यान गया कि इसमें यह लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट के तौर पे कोई नाउन हो, सब्जेक्ट के तौर पे कोई नाउन हो तो इन्वर्जन करना है। अब चेक करते हैं, ये जो यहां पे द बस लिखा हुआ है, ये जो बस लिखा हुआ है ना, ये नाउन है, संज्ञा है। बस क्या है? संज्ञा है। तो जब आपको दिखा कि यार द बस जो है वो संज्ञा है, तो फिर तो ये चीज है कि इसमें इन्वर्जन करना था। अब आप इन्वर्जन की प्रक्रिया को समझ लीजिए सभी साथी, इन्वर्जन की प्रक्रिया को समझना बहुत जरूरी है। इन्वर्जन की प्रक्रिया में क्या होता है कि अगर आपको सब्जेक्ट यहां पे नाउन दे रखा है, संज्ञा दे रखा है, तब आपने करना क्या होता है? इन्वर्जन। इन्वर्जन में करना क्या होता है? वर्ब जो रहती है, जो वर्ब रहेगी उसको, ये देखो लिखा हुआ है पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले लिख दो। मौके पे अपने सामने कौन सी वर्ब दे रखी है इसने? इज कमिंग। तो देखो इज कमिंग तो हो ही नहीं सकता क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना।
तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो ये काम तो कर नहीं पाएंगे, ठीक है ना। सर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करवाओगे क्या? वैसे तो देखो अपने सिलेबस में है ही नहीं, उसने नाम दिया नहीं, पर जब नंबर आएगा तब समय पे कुछ एक पर्टिकुलर इस फॉर्मेट के ऊपर अपने जांगीर साहब जरूर बात करेंगे। से उचित समय आएगा तो कुछ कुछ चीज़ें इसकी हैं जो आपको सीखनी ही चाहिए, हम जरूर बात करें ऊपर। वैसे उसने अभी क्लियर कट नाम जो है वो दिया हुआ नहीं है, ठीक है। सर इज हेल्पिंग ऑफ ही है ना, बिल्कुल इज हेल्पिंग ऑफ भी था, इसमें कोई दो राय नहीं थी, ये आप सही कह रहे हो। लेकिन अभी तो अपने को तो क्या करना है, क्योंकि इसको इन्वर्जन फॉर्मेट में बनाना है, तो ये कहता है पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। अब इज और कमिंग की जरूरत नहीं हमें, क्योंकि टेंस प्रयोग में लाना है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आप एक काम करिए, कम वर्ब है यहां पे, वर्ब के नाते आपको कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, कम। आप करिए क्या, इस सब्जेक्ट से पहले, द बस से पहले किसको ले आओ, कम को इधर ले आते हैं। हेयर, बस एक वचन है या बहुवचन, एक वचन है। तो एक वचन जब आपका सब्जेक्ट होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगाते हैं ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस में अपना लिखा है। तो क्या कर देंगे, हेयर कम्स, हेयर कम्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी कम, कम के साथ आपने किसका प्रयोग कर दिया, एस का प्रयोग कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या था, बस, बस हुआ एक वचन, तो आपने लिखा हेयर कम्स, और फिर अब आप सब्जेक्ट को लिख दो हेयर कम्स द बस, और ये सिंबल फिर लगा दो, हेयर कम्स द बस, और ये सेंटेंस आपका हो जाएगा राइट, हेयर कम्स द बस। दोबारा सुनिए सारी प्रक्रिया, हेयर और देयर से शुरू होने वाले सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस अप्लाई करते हैं, इसने तो कर रखा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, गलत बात थी। फिर ये साथ ही साथ कहता है सब्जेक्ट के तौर पे कोई नाउन हो तो इन्वर्जन करना है, सब्जेक्ट के तौर पे चेक करो इसमें करता कौन है, बस, बस एक वचन है और सब्जेक्ट के तौर पे नाउन भी है, संज्ञा भी है। तो अपनों ने करना क्या था, बस से पहले किसको रख दो, जैसे इन्वर्जन की बात होती है, सब्जेक्ट बस से पहले आप किसको रख दो, वर्ब को रख दो। मैंने लिख दिया कम्स, और कम्स ही क्यों चुना, क्योंकि वर्ब तो देखो उसने कम दे ही रखा था, बस एक वचन था, इसलिए मैंने किसको रख दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस जोड़ दिया, हेयर कम्स। सर इस हट जाएगा, बिल्कुल हटा दिया अपने, क्योंकि वो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है। तो हेयर कम्स और अब सब्जेक्ट रख दिया द बस, ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, हेयर कम्स द बस। अब मैं आपको थोड़ा ये इसका अर्थ समझाने की कोशिश करता हूं कि एक्सक्लेमेटरी कैसे बन जाते हैं। मान लीजिए 5-6 बच्चे हैं, 5-6 लोग हैं, कोई भी एक्स वाई जी, बस स्टॉप पे खड़े, बस स्टैंड पे खड़े। एक व्यक्ति है जो किसी बस का वेट कर रहा है, एक व्यक्ति है जो किसी दूसरी बस का वेट कर रहा है, तीसरा व्यक्ति है जो अपना कोई उसका दोस्त आने वाला एक गाड़ी का वेट कर रहा है, एक दोस्त है जिसके कोई काम नहीं है, वो बैठा है यूं ही देख रहा है बाकी जनता को। सब लोग बैठे, सबका अपना अपना एक अलग अलग उद्देश्य है। अचानक उनमें से, अच्छा सब एक दूसरे को जानते भी नहीं, अचानक उनमें से एक जना खड़ा होता है और बोलता है अरे बस आ गई भाई। तो वो जो 4-5 लोग और भी वहां बैठे हैं ना, उनका भी ध्यान किस ओर जाएगा, उस बस की ओर जाएगा, अरे बस आती है भाई। सबका ध्यान उस ओर गया, सबके सब चकित हुए। वो भी व्यक्ति उस तरफ देखेगा जिसको बस से लेना देना नहीं है, जिसका काम ही क्या है, जिसने कोई कैब बुक कर रखी है, जिसको लेने के लिए कोई गाड़ी आने वाली है, वो देखेगा बस की ओर। एक व्यक्ति है जिसको कहीं नहीं जाना, वो वहां वैसे ही बैठा है, वो भी किसकी ओर देखेगा, बस की ओर। एक व्यक्ति है जिसको कोई बस पकड़नी थी और वो देखता है बस आ गई भाई, वो बस की तरफ देखता है, दूसरी ओर भी देखता है। ये क्या हुआ, चकित का भाव हुआ। मान लीजिए कोई पार्टी चल रही है, वहां पे कई सारे लोग बैठे, अलग अलग ग्रुप बैठे, 3-3 4-4 लोगों के, और उनमें से कोई एक ग्रुप खड़ा होता है, अपने दोस्त को बोलता है कि चल ठीक है भाई हम चलते हैं। फिर ये उसने हाथ आगे कर, ठीक है भाई चलते हैं। ये जब उसने बोला तो वहां और भी कई लोग बैठे थे जो उनको जानते भी नहीं, उनका भी ध्यान किस ओर जाता है, उनकी ओर जाता है। ये चकित का भाव है ऐसे वाक्यों में। ये इसका एक तरीके से आप यूं मान लो मैंने अनुवाद करा है और चकित का भाव आपको बताया, ये हो जाएगा। सर सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज नहीं आएगा ना कभी भी, हरदीप जी नहीं मेरे भाई, ऐसा कोई रूल ही नहीं है, हमने ऐसा पढ़ा ही नहीं। मैंने तो इज लगा लगा के आपको सिंपल प्रेजेंट में, कल की क्लास नहीं देखी दिखी आपने, है ना, कल की क्लास लो आप और एक पहली और दूसरी क्लास लो, आपको मिल जाएगा इज लगा हुआ, है ना। ही इज माई फ्रेंड, ये सेंटेंस सुनो आप, हरदीप जी स्पेशल आपके लिए। ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है, इज वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब है। टेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ये लाइन उड़ा दो आप यहाँ से, आपका कमेंट सही नहीं है कि इज नहीं आएगा क्या कभी भी, पढ़ना चाहिए आपको। पिछला लेक्चर देखो, पिछले में भी बात हुई थी, पहला और दूसरा लेक्चर देखो वहां भी बात हुई थी, है ना। थोड़ा सा अवेयर रहिए सारे साथी, बस से पहले आ जाएगा, बिल्कुल जागरण साहब सही कह रहे थे, ठीक है ना। और जो साथी कह रहे हैं कि सर मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, बड़ी अच्छी बात है, अभी नए स्टूडेंट है तो आप पहले पहला और दूसरा लेक्चर जरूर देखिएगा, और उसके बाद टेंस की शुरुआत से टेंस में जुड़िएगा। टॉपिक आप खुद ही विचार करके देखो, अंग्रेजी के किसी टॉपिक में बीच पे जुड़ने में वो टॉपिक समझ में आता है क्या? ठीक है, वहम जरूर हो जाएगा लेकिन टॉपिक समझ में आएगा नहीं, इसलिए शुरुआत से लेक्चर जरूर देखिए, थोड़ा सा अथक प्रयास तो करना पड़ेगा अपने। ये हो गया जी, ये अपना सेंटेंस सही था। एक सेंटेंस और देता हूं आपको, आप बनाइएगा, ये राइट होगा रॉन्ग होगा वो आप चेक करिएगा। एक एग्जांपल और देता हूं आपको, है ना, और सेंटेंस बनाइए। हेयर वी कम फॉर दिस पार्टी, ये लो,
हेयर वी कम फॉर दिस पार्टी, राइट या फिर रॉन्ग? आप सभी बता दीजिए। दूसरा वाक्य मैंने लिखा है हेयर वी कम फॉर दिस पार्टी, सही है या गलत है? आप ही बता दो मुझे, ये प्रयास करिएगा। तुरंत बताइए भाई। सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग भाई, जितने भी साथी हैं आप। 10 से स्टार्ट कर दूं? हाँ बिल्कुल 10 से शुरू करिए, लेकिन पहला दूसरा लेक्चर अंग्रेजी कक्षा शुरू हुई थी ना, वो जरूर देखना है। आर्टिकल दा बस आया ना सर जी, आने तो आर्टिकल आएगा, स्पेसिफाइड जब भी होता है तो द आर्टिकल आता है। यहाँ आर्टिकल की तो ऐड है कि नहीं? बताओ क्या फॉर्मेशन है सर? ये कोई क्वेश्चन राइट है या रॉन्ग है, ये मैं कैसे पता चलेगा? सेंटेंस में किसी गलती के बारे में पूछ रहा है, जैसे डिटर्मिनर है या टेंस है, आर्टिकल है। अभी तो टेंस पढ़ रहे हैं ना, एक बार तो उसी पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है ना? पेपर में राइट और रॉन्ग, वहां तो 4 ऑप्शन आने दोस्त है ना, 4 ऑप्शन आएंगे ना, वहां तो फिर सभी टॉपिक्स का मिश्रण होगा मेन एग्जाम में। अभी तो जो टॉपिक चल रहा है एक बार तो उस पर ध्यान दे लीजिए आप। राइट और रॉन्ग के मिले जुले उत्तर मुझे देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं क्या राइट है कि रॉन्ग है। आप जिन साथियों ने राइट लिखा है उनको तो मैं कहूँगा वेरी वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत जल्दी आप इस कॉन्सेप्ट को समझे और बहुत ही अच्छी बात है। इसका मतलब आपका क्लास में ध्यान है। और ये एक ऐसा प्रश्न है, ठीक है ना, पुटिंग का मतलब रखना, ठीक है ना, पुटिंग का मतलब होता है रखना। बाकी गोस्वामी जी एक बार उस पुटिंग से ध्यान हटा दो, उसका कोई लेना देना नहीं है, वो परिभाषा क्योंकि कोई अपने से पूछ ही नहीं रहा है, वो है रखना। फिलहाल जो मेन बात है ना, वो आप जब भी सभी साथियों से मेरा निवेदन है, जिन साथियों ने राइट लिखा है वेरी गुड भाई, शाबाश, ठीक है। अब उन साथियों से बात करते हैं जिन्होंने रॉन्ग किया है। इसने हेयर से सेंटेंस शुरू किया, चलो पहला काम तो हो गया, हेयर से शुरू करने वाला काम उसे नहीं करना था। हेयर से शुरू होने वाले सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाते हैं, ठीक है। कम लिखा हुआ है, कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, टेंस भी सिंपल प्रेजेंट ही लगाया उसने, ये भी अच्छी बात करी। सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेटरी सिंबल था और आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस सुना, बढ़िया बात करी। अब सुनो, इन्वर्जन भी तो करना था ना, लेकिन मेरा अचानक से ध्यान गया कि यहां पे तो लिखा हुआ क्या है, सब्जेक्ट के तौर पर वी। और ये जो वी लिखा हुआ है ये क्या है जी? नाउन है या प्रोनाउन है, अर्थात सर्वनाम है या संज्ञा है? सर्वनाम है। आर्टिकल में भी आई यू वी दे ही शी हमने पता किए थे ना। वी क्या है यहां पर? सर्वनाम अर्थात प्रोनाउन। प्रोनाउन अगर होता है तो अपने को इन्वर्जन करना है? नहीं करना। जिन साथियों ने राइट लिखा था वेरी गुड भाई दोस्त। तो हेयर वी, आपने वी को पहले रखा, इसके बाद कम वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है, कहीं कोई कष्ट नहीं था। हेयर वी कम फॉर दिस पार्टी, और हम इस पार्टी के लिए आ गए, और हम इस पार्टी के लिए आ गए हैं अभी। तो हेयर कम्स फॉर दिस पार्टी, शिवशंकर जी इसमें तो आप नाम ही गायब कर गए, भी कौन आया पार्टी के लिए, वो नाम ही नहीं आपने गायब कर दिया, है ना। और देखते हैं कि सटीक आंसर नो इन्वर्जन होगा, प्रोनाउन है। वेरी गुड, शाबाश भाई। सर समझ नहीं आया, दोबारा सुनो, समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। रॉन्ग की कई साथियों ने स्पेलिंग लिखे, रामनिवास जी रॉन्ग की स्पेलिंग WRONG होती है, आपने RONG लिख दिया, है ना। रॉन्ग की स्पेलिंग में W रहता है, ठीक है। अब सुनो दोबारा, हेयर और देर से शुरू करने वाले सेंटेंस, शुरू जो हो जाएंगे सेंटेंस, आपको हेयर और देर से शुरू नहीं करना, वो तो करे कराए मिलेंगे वहां पे। हेयर और देर से शुरू होने वाले सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी सिंबल देगा। टेंस कौन सा प्रयोग में लाइए? सिंपल प्रेजेंट टेंस। पहला स्टेप तो यही अपना, टेंस सिंपल प्रेजेंट प्रयोग में लाना है। फिर आता है दूसरा स्टेप, जब सिंपल प्रेजेंट टेंस आप प्रयोग में ला रहे हो उस समय यह चेक करना कि सब्जेक्ट कौन है। अगर सब्जेक्ट हो कोई संज्ञा, तब तो अपने को इन्वर्जन करना है। इन्वर्जन का मतलब वर्ब से पहले, जो भी वर्ब होगी ना उससे पहले आप किसको रख दो? सॉरी, सब्जेक्ट से पहले आप किसको रख दो? वर्ब को रख दो। ये तो कब करना है? जब नाउन आपको दे रखा हो सब्जेक्ट के तौर पर, इन्वर्जन कर देना है। लेकिन अगर आपको दे रखा हो सर्वनाम, तब आपको इन्वर्जन नहीं करना, जैसे आम सेंटेंस बनते हैं वैसे बनाना है। तो हमने लिखा हेयर, इस बार सर्वनाम दिया होता, आपने लिखा हेयर वी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम फॉर दिस पार्टी, हेयर वी कम फॉर दिस पार्टी। आप जो एक साथी ने जो है तो उन्होंने फॉर्मेटिव उड़ा दिया, वी को गायब कर दिया था। नहीं भाई, सब्जेक्ट तो रखिए, ये फॉर्मेशन बन जाएगा। ओके जी, ये नोट डाउन करो, फिर और एक आध एग्जांपल और करते हैं। नो इन्वर्जन, बिल्कुल भाई। सर आई यू वी दे ही, ये सब नाउन है क्या? ये सब सर्वनाम होते हैं मनीषा जी, है ना, ये सब सर्वनाम है। आर्टिकल में भी इनका जिक्र आया था। आई यू, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को अपने क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो आई यू वी दे ही शी, ये सब अपने कहां पे प्रयोग में लाते हैं? संज्ञा के स्थान पर, ये सब सर्वनाम होते हैं। नोट डाउन करिएगा, मुझे बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। हिंदी ट्रांसलेशन मैंने आपको इन दोनों को वाक्यों का बता दिया, फिर भी एक बार और सुन लीजिए। हेयर कम्स द बस, और बस आती है, और हेयर वी कम फॉर दिस पार्टी, और हम इस पार्टी के लिए आ गए। ऐसे इनके हिंदी अर्थ बनते हैं।
सर कम के दूसरी तीसरी फॉर्म क्या होंगे? कम की फर्स्ट फॉर्म तो कम है ही, सेकंड फॉर्म केम, CAME, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है? कम। जो आपने फिलहाल फर्स्ट लिखे ना, सेम स्पेलिंग थर्ड की भी रहती है। सर नाउन प्लीज पढ़ाना सर, आगे नंबर आएगा नाउन का भी, अपने को नाउन की जरूरत नहीं है, ये बस इतने जानकारी होनी चाहिए बेसिक अपने को। कोर्स कब तक होगा? जल्दी हो जाएगा। टेंस का टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इसके बाद के टॉपिक जो है वो इतने समय नहीं लगेगा। टेंस का टॉपिक मैंने आपको पढ़ाने वाले में पहले से शुरू कर दिया। सर पहले वाले सेंटेंस में इज कहाँ गया? इज जो है वो उस इज का कोई पेपर था, वो पेपर देने चला गया है। इज कहाँ जाएगा दोस्त? इज MR के बाद ING, तो ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगता है ना, तो इसमें तो अपने को इज की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि आपका सब्जेक्ट जो था वो सिंगुलर था, तो सिंगुलर के साथ आपको इज MR की लोड ही नहीं, आप केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ रहे हैं? एस और ईएस। इज MR जो है ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है जब सहायक क्रिया के तौर पे काम कर रहा हूं, और अगर केवल इज का प्रयोग करना है तो कर सकते हो आप। ही इज माई फ्रेंड में इज क्या है? केवल किसका काम कर रहा होता है? वर्ब का काम कर रहा होता है, लिंकिंग वर्ब बोलते हैं वैसे इसे, पर सहायक क्रिया तो नहीं है। तो ही इज माई फ्रेंड, वो इसलिए गायब हो गया। तो वीरेंद्र जी मुझे लग रहा है आपने पहला दूसरा लेक्चर देखा हुआ नहीं है, आपके कमेंट से ही मुझे आइडिया लग गया, पहला और दूसरा लेक्चर। चलिए एक और वाक्य देखते हैं, आप ही बताइएगा मुझे कि सही है कि नहीं है, जो भी है। हेयर इज कमिंग, हेयर इज कमिंग द ब्राइड, हेयर इज कमिंग द ब्राइड। मैं तो फिलहाल आपसे पूछता हूं कि राइट है या फिर रॉन्ग है, आप इतना ही बता दीजिए, राइट या फिर रॉन्ग। लगाओ। इस बार मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूं, आपको ही अपना उत्तर डिसाइड करना है भाई, ठीक है? आप ही बताएंगे सही है कि गलत है, क्या है, पहले आप विचार करिएगा। सर आप ऐसे तो लिखाते कि हेल्पिंग ऑफ क्या आएगी, और कहा गया, और भाई हेल्पिंग ऑफ क्या आएगी? डू डज हेल्पिंग ऑफ आती है ना सिंपल प्रेजेंट टेंस में, इसमें हेल्पिंग ऑफ की जरूरत ही नहीं थी। आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर स्ट्रक्चर लिखा हुआ है ना, अफर्मेटिव वाला स्ट्रक्चर पढ़ो, पता चल जाएगा। उसमें क्या लिखा हुआ? सब्जेक्ट, उसके बाद केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो एस और एस जुड़ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। कहीं है कोई सहायक क्रिया उसके अंदर? तो कैसे जोड़ू इसके अंदर सहायक क्रिया? ब्राइड का अर्थ, हाँ ब्राइड का अर्थ आपको बताते, तो ब्राइड का मतलब होता है जी दुल्हन, ब्राइड का अर्थ होता है दुल्हन। ये लो, द आर्टिकल आएगा दोस्त, है ना, ऑन द वे होता है। अब मान लो आर्टिकल की जरूरत थोड़ी है, आर्टिकल अगर पूछना हो जब तो ऑन द वे, और अगर कभी कोई आर्टिकल नहीं लगाना हो तो प्रोनाउन भी ऑन माई वे, ये भी होता है, पर माई आर्टिकल नहीं है, बस ध्यान रखना भाई। शाबाश भाई, जिन जिन साथियों ने रॉन्ग बताकर और सही उत्तर भी दिया है, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। इसका मतलब समझ में आ गया है अधिकतर साथियों को। जिनको नहीं समझ में आया थोड़ा सा और आपको प्रयास, अथक प्रयास करना ही करना पड़ेगा। सर इज कमिंग नहीं आएगा, प्रेजेंट सिंपल होगा ना सर, ये कंटिन्यूस, हाँ इज कमिंग तो फिर जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में आता है, सही बात है। अब देखो भाई, राइट और रॉन्ग, रॉन्ग था जी, जिन जिन साथियों ने रॉन्ग बताया वेरी गुड, रॉन्ग था। चलिए राइट बनाते हैं। रॉन्ग क्यों था, क्या है, क्या ऐसी बात हुई, चलिए पता करते हैं। हेयर से सेंटेंस की शुरुआत करी, अच्छी बात है। लास्ट में ये सिंबल आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। सिंबल आते ही और हेयर से सेंटेंस की शुरुआत होती ही दिमाग में आया क्या, ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस लगना चाहिए था। इसने क्या लगा रखा है? इज कमिंग। ये इज कमिंग वाला प्रोग्राम तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आगे पढ़ेंगे तब आएगा इसका जिक्र, तो ये तो खेल हो गया गड़बड़। चलो ठीक है, अब सब्जेक्ट चेक करते हैं फटाफट से। सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है? दुल्हन, सब्जेक्ट है ना मौके पर, और ये दुल्हन जो है ये मौके पर जो आपका सब्जेक्ट है, ये है सब्जेक्ट तो है जो है ही, लेकिन साथ ही साथ क्या है? नाउन भी है, संज्ञा है, नाउन है, ठीक है, तो इन्वर्जन करना पड़ेगा, कर दो इन्वर्जन, क्या बन जाएगा आंसर? हेयर। अब सब्जेक्ट से पहले किसको रखना पड़ेगा? वर्ब को। इस विज को गायब करो, क्योंकि अब आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाना है। तो हेयर, दुल्हन एक वचन होती है एक बहुवचन, दुल्हन सिंगुलर है, तो हेयर कम्स, हेयर कम्स, और द ब्राइड, हेयर कम्स द ब्राइड, और दुल्हन आ गई, ये इसका हिंदी अर्थ बन गया, और दुल्हन आ गई भाई, और दुल्हन आ गई, ये इसका ट्रांसलेशन हो गया। हेयर कम्स द ब्रिज, नहीं भाई ब्राइड कर देना है ना, ब्रिज लिख दिया आपने जल्दबाजी में शायद, तो दुल्हन आई है, पुल नहीं आया कोई,
हियर कम्स द ब्राइड, ये आपका आंसर हो जाएगा एकदम ओके, कोई समस्या नहीं थी। ऐसे प्रश्न आते हैं भाइयों पेपर के अंदर, इनसे बचकर रहना अपने को, इनको सही तरीके से समझिएगा। बेहतर चीज आपको बता रहा हूं भाई, जिन जिनका सही है बहुत ही अच्छा, जिनका गलत है कोई बात नहीं, आप सीख लो, ठीक है। और देखते हैं, एक सेंटेंस और लिख देता हूं आपको। देयर आर दे देयर आर दे गोइंग, राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग, ये और बता दो, फिर बढ़ते हैं आगे। देयर आर दे गोइंग, ब्राइड लास्ट में कैसे आया सर? नाउन था ना, तो आपने करा क्या, नाउन से पहले वर्ब को रख दिया, इसलिए वो लास्ट में आया भाई। नाउन था, सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको प्रयोग में लाना था, इन्वर्जन करना था, तो पहले इन्वर्जन के लिए आपने पहले तो वर्ब की रख दी पीके जी, और उसके बाद आपने ब्राइड को बाद में रख दिया, क्योंकि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के तौर पे नाउन है, तो नाउन को बाद में रखो और पहले वर्ब को ले आओ, तो इन्वर्जन इसी को बोलते हैं। लगभग साथियों ने मुझे रॉन्ग इसका आंसर दिया है, और बहुत ही बढ़िया भाई, कुछ साथी ने इसका राइट बोला है, गड़बड़ है भाई। बहुत सारे साथी है जो इसको राइट बोल रहे हैं, दिमाग नहीं लगा रहे वो। राइट अगर होगा, जो जो साथी राइट बोल रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है, देयर से शुरू हो रहा है, हेयर और देयर से, मैं देयर से शुरू हो गया, ये सिंबल भी आपको दे रहा हूं, तो टेंस कौन सा प्रयोग में लाना चाहिए था, सिंपल प्रेजेंट टेंस ना। तो जो जो साथी राइट बोल रहे हैं वो ये कैसे भूल सकते हैं कि गोइंग इज एम आर के बाद ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है, तो टेंस तो गलत हो गया ना दोस्त। जो जो साथी बोल रहे थे राइट है दे के कारण, रुको तो सही, दे के कारण राइट है तो टेंस तो सही लगाओ, दे के कारण राइट हो जाता ही है, लेकिन आपको किसका प्रयोग करना चाहिए था, टेंस तो सही प्रयोग में लाओ ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस प्रयोग में लाना चाहिए था ना। आई बात समझ में? तो अब यहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस प्रयोग में ला रखा है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस ला रखा है, तो रॉन्ग है, गड़बड़ तो हो गई, सही बनाते हैं। बहुत सारे साथी जिन्होंने सही लिखा भी है कि सर राइट है, राइट नहीं है, रॉन्ग है, वो शायद जानते होंगे। देयर से तो शुरू कर देते हैं, देयर, देयर कर दिया। अब सुनो, आर लगा रखा है, आईएनजी लगा रखा है, गड़बड़ तो कर रखी थी, लेकिन अब अपना ध्यान इसकी ओर भी तो जाना चाहिए ना, कि संज्ञा है सर्वनाम है, अचानक से ध्यान दिया, दे THEY, दे तो प्रोनाउन होता है, सर्वनाम होता है, बड़ी अच्छी बात है भाई, प्रोनाउन होता है, सर्वनाम होता है, तो इन्वर्जन तो नहीं करेंगे, लेकिन टेंस तो सिंपल प्रेजेंट टेंस ही प्रयोग में लाएंगे ना, इन्वर्जन नहीं करेंगे। इन्वर्जन की बात से मैं आपके सहमत हूं, ठीक है ना, तो इन्वर्जन नहीं करे तो मैं लिख दूंगा देयर दे, ये देखो पहले मैं इस बार क्या लिख रहा हूं, सब्जेक्ट ही लिख रहा हूं, देयर दे, और अब आर और गोइंग को कर दो गायब, और केवल वर्ब की रखूंगा फर्स्ट फॉर्म, ये लिख दी मैंने गो, और ये लगा दिया सिंबल, देयर दे गो। अच्छा, यहां पर गोज क्यों नहीं किया, क्योंकि कुछ के कमेंट में ना ये उन्होंने सही तो बनाया, लेकिन वो क्या कर बैठे, देयर दे गोज, THEY दे का मतलब वे, सर्वनाम है, सर्वनाम है जो है, प्लूरल बहुवचन भी तो है ना, दे का मतलब वे लोग, तो बहुवचन हुआ, तो बहुवचन में आप केवल वर्ब की कौन सी फॉर्म रखते हो, फर्स्ट फॉर्म, ये लीजिए, ये सेंटेंस, देयर दे गो, और वे चले, और वो गए, ऐसे अर्थ बनते हैं इनके, और वो गए। तो जिन्होंने ये बात सुनी ना, उनका अचानक से ध्यान जाता है उनकी ओर, वो अटेंटिव होते हैं, वो एक्सक्लेम्ड होते हैं, चकित होते हैं, इसलिए इनमें ये सिंबल का प्रयोग है जो करा जाता है। देयर देखो, वेरी गुड, शाबाश सर। देयर भी तो सब्जेक्ट है ना, हाँ बिल्कुल सब्जेक्ट ही है, देयर सब्जेक्ट नहीं है, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होते हैं ना, देयर के बाद कभी वर्ब लगानी पड़ती है ना, जैसे आपने वाक्य सुने होंगे, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, वो देयर के बाद आप वॉज या वर या इज एम आर जब भी लगाते हो, किसके हिसाब से लगाते हो, आगे आने वाले सब्जेक्ट के हिसाब से। सुना आपने कभी ये सेंटेंस, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ किंग, देयर के बाद वॉज ही क्यों लग रहा था, वर क्यों नहीं लग रहा था, क्योंकि आगे राजा एक वचन था। अगर वो बहुवचन होता, मान लो 2 राजा होते, 3 होते, 4 होते, तो देयर वाज नहीं करता, देयर वर 2 किंग्स, 3 किंग्स, 4 किंग्स या मैनी किंग्स, तब देयर के बाद वो लगती, ठीक ना। आर गायब किया क्यों हुआ दिनेश जी, आर गायब क्यों होता है, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, और आर इसलिए गायब हो रहा है, फिलहाल हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस की जरूरत पड़ रही है,
क्योंकि हेयर और देयर से शुरू होने वाले सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस प्रयोग मिलाने, इसलिए आर को हमने गायब करना पड़ेगा भाई। ओके जी, तो ये एक पैटर्न है, इसको आपको समझिए। थोड़ा सा कुछ साथियों के शायद हो सकता है कि गड़बड़ हो गई हो, तो कोई बात नहीं, दोबारा प्रयास करिए भाई, ठीक है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लगेंगे इज एम आर के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म वाले खेल, यहां नहीं होंगे ये काम। अब आप में से कोई भी साथी दिमाग में ये गलतफहमी मत बना ले भाई सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज एम आर नहीं लगते, बिल्कुल लगते हैं। मैं एक आध उदाहरण दे ही देता हूं ताकि ये वहम ना रह जाए किसी के भी। ये लिख लिया होगा आपने, और एग्जाम्पल पे बात करते हैं अपने। पहला एग्जाम्पल बना देता हूं इस बार। मान लीजिए सेंटेंस हो वी आर जस्ट फ्रेंड्स, वी आर जस्ट फ्रेंड्स, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। टेंस कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। आर क्या है? यहां आर सहायक क्रिया नहीं है, आर यहां पर है वर्ब। वी आर जस्ट फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स लिखना था ना, वी आर जस्ट फ्रेंड नहीं, फ्रेंड्स। वी आर जस्ट फ्रेंड्स, हम केवल क्या है? दोस्त हैं। सेंटेंस में कहीं कोई समस्या नहीं है, सेंटेंस एकदम ओके है। वी आर जस्ट फ्रेंड्स, हम केवल दोस्त हैं। टेंस कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये चीजें सिखाई है वैसे, मैंने तो एक दो साथियों के कमेंट देखकर इसका निवारण करने की सोची है, क्योंकि कई साथी जो आर को देखकर हटा के, जब मैंने हटाया तो अनकंफर्टेबल हो गए, सहज हो गए। वो पीछे एक में इसको मैंने हटा दिया था ना सिंपल प्रेजेंट टेंस में, वहां वो गड़बड़ हो गई, उनको लगा कि अरे ये क्या हो रहा है। मान लो मैंने सेंटेंस लिख दिया ही इज वेरी इंटेलिजेंट मैन, ही इज वेरी इंटेलिजेंट मैन। इस सेंटेंस के अंदर टेंस कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सेंटेंस में कहीं कोई समस्या नहीं है। ही इज वेरी इंटेलिजेंट मैन, ये इज क्या है? ये इज वर्ब है, सहायक क्रिया है ही नहीं। इस किसका काम कर रहा है? वर्ब का काम कर रहा है, सहायक क्रिया नहीं है। टेंस ये दोनों ही कौन से है? अगर कल को इन दोनों नामों के बारे में पूछ ले कि टेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ये अपने को ध्यान रखना है। मान लीजिए सेंटेंस आ जाए अपने पास, अब की बार देता हूं दूसरा सेंटेंस एक और मैं आपको। स्टार्ट प्लेइंग when the bell, when the bell, फुल स्टॉप। ऑप्शन देता हूं, रिंग, रिंग्स, विल रिंग, शेल रिंग। आ जाओ भाई, बताओ क्या करोगे इसमें, बताओ अब आप। सर नाउन और प्रोनाउन लिखवा दो, हम कंफ्यूज हो रहे हैं। एक बात बता सकता हूं इसमें मनीषा जी आपको, प्रोनाउन जो कि मैंने पीछे लिखवाया भी है, नाउन नहीं लिखवा सकता, क्योंकि नाउन क्या है? दुनिया की हर एक वो चीज जिसका कुछ नाम है वो नाउन है। तो आप सोचो मैं कितने पन्ने भरूं यहां पे नाउन के। नाउन लिखवाना संभव नहीं है। हाँ, नाउन के बेसिक कुछ कंसेप्ट होते हैं, उनकी फिलहाल यहां जरूरत नहीं है, तो अननेसेसरी आपके ऊपर मैं बर्डन डाल नहीं सकता। संज्ञा उसको कहते हैं जिसका कुछ नाम होता है। सर्वनाम आपको बता सकता हूं, आई, यू, वी, दे, ही, शी, ये सब सर्वनाम है, मतलब प्रोनाउन है। और ये मैंने लिखवाया हूं आपको आर्टिकल्स में भी और डिटर्मिनर्स में भी, वहां मैंने आपको लिखवाया हुआ है। इसलिए नाउन और प्रोनाउन में कंफ्यूज आप नहीं होंगे। एक बार शुरू शुरू में ऐसा लगता है कि कंफ्यूज होंगे, नहीं होंगे आप। कल ही एक नियम लिखा था अपने भाई, बहुत सारे साथी तो इस वाक्य को देखो, जिन्होंने कल का लेक्चर नहीं देखा होना तो वो तो मुंह की तरफ देखेंगे कि ये क्या है, उनको कोई बात समझ में नहीं आएगी। जिन्होंने कल का लेक्चर नहीं देखा हुआ, जो साथी रेगुलर लेक्चर ले रहे हैं उनको पता है। स्टार्ट, स्टार्ट वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस शुरू हुए, अच्छी बात है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस शुरू हुआ, आगे आपको कनेक्टिव के तौर पर क्या मिला? व्हेन मिला। स्टार्ट प्लेइंग, खेलना शुरू करिए। व्हेन, जब। व्हेन का हिंदी अर्थ क्या हुआ? जब। जब द बेल, घंटी, बेल का मतलब क्या हुआ? घंटी। स्टार्ट प्लेइंग, खेलना शुरू करिए। व्हेन, जब द बेल, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये आप ध्यान दीजिएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस शुरू हो रहा है, अर्थात इंपेरेटिव सेंटेंस हुआ। कनेक्टिव के तौर पर आपको व्हेन मिला, अगले क्लोज में क्या लगाना होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखा हुआ है अपनों ने, ये है सीक्वेंस। और पेपर के अंदर जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है, टेंस ऑब्लिक लगाकर सीक्वेंस ऑफ टेंस, ये वो प्रश्न है। सिंपल प्रेजेंट टेंस यहां पर प्रयोग में लाया जाएगा। तो रिंग, रिंग्स, विल रिंग, शेल रिंग। विल रिंग और शेल रिंग को तो हटाइए। बेल, घंटी, एक वचन, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ दीजिए? SEIS का प्रयोग हो जाएगा, रिंग्स लगा दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये लो, मैं यहां पे भी टिक लगा देता हूं, ये आपका आंसर है। करिए नोट डाउन इस पैटर्न को। लगभग सभी साथियों ने मुझे बेहतर उत्तर दिया इसका।
करो नोट डाउन। नेक्स्ट पे आइए। सेंटेंस दे रखा हो जनरली, वी ब्लैंक डू या डज नॉट प्ले दिस गेम फॉर विद देम। बताइएगा किसमें क्या करना है। Does she blank eat type of food here? बनाइए भाई, सब आसान सेंटेंस है, बहुत ही आसान सेंटेंस है। सर आपने पहले टेंस की बेसिक चीज नहीं बताई, हमने तो पढ़ाई छोड़े हुए 7 साल हो गए, सब ऊपर से जा रहा है। बताइए, है ना? मुझे लगता है आप बिना लेक्चर देखे हुए ये बात कह सकते हो दोस्त। पहले तो आप पहला दूसरा लेक्चर देखो और फिर मतलब सिंपल प्रेजेंट का मतलब जब टेंस अपनों ने शुरू किए वहां से करिए। बेसिक चीज होती क्या है, आप मुझे समझाइए कि ये बेसिक चीज होती है। हमें पता है बेसिक चीज क्या लगती है, आप मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैं बताता हूँ, आप आमतौर पर बच्चा बेसिक क्या मानता है, जैसे मैं लिख दूं ता है, ती है, ते है, उसे लगता है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। पॉइंट तो है, नो डाउट होता है, लेकिन पेपर में वाक्य किस में छप कर आएगा? अंग्रेजी में छप कर आएगा। दूसरी बात, इन दिनों एग्जाम के अंदर जैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, हमारा ध्यान उस पर था। आपको एक मैं ईमानदारी से बात कहूं, 1 2 3 4 ये चारों सेंटेंस लिखे, इनमें से एक भी पेपर में आने की गुंजाइश नहीं है, और ना इस तरीके का आए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। कारण, अगर ऐसा प्रश्न उसने पेपर में दे भी दिया और आप अगर उसे ठीक करके आ भी गए, तो आपको कोई एक्साइटमेंट में आने की जरूरत नहीं है, कोई खुश होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यकीन मानिए दोस्त, अगर आपने ये प्रश्न पेपर में दे दिया उसने, तो आप ही ठीक नहीं कर रहे हो, सारी दुनिया ही ठीक कर रही है। कोई बच्चा गलत करके आ ही नहीं रहा इसको, तो यहां से फिर सिलेक्शन हो रहा है अपना। कई बार हम खुश होकर बाहर आते हैं ना कि ले भाई ये तो अपना ठीक अंग्रेजी के अंदर, आपको खुश होने की जरूरत नहीं है, ये आपके ठीक नहीं है, सारी दुनिया ठीक करके आ रही है। यहां से सिलेक्शन के बीच में कोई दूरी तय हो ही नहीं रही। पेपर में पता है सिलेक्शन कौन करवाएंगे? वो हेयर और देयर का कंसेप्ट जो अपनों ने पीछे लिखा था, वो इज़ेमार जो अपनों ने लिखे, जिनमें बच्चे को पता ही नहीं लगता कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, वर्ब कौन सी है। वो चीजें हैं जो आपको डिफरेंस बनवाएंगी आपके सिलेक्शन में, उनके सिलेक्शन के अंदर। ये चीजें होती हैं बेसिक। मैंने पहली दूसरी क्लास पूरी, पहली क्लास तो खास तौर पर रखी किस पे थी? पहली दूसरी क्लास पूरी आपके बेसिक चीज पे रखी, जहां हमने वर्ब कौन सी होती है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, इनके बारे में बात करी थी। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए ना सर, 2 तारीख से लाइव क्लास, 2 तारीख का मुझे पता नहीं है, पहले दिन से क्लास ली है कि नहीं ली, मुझे तारीख याद नहीं है, क्या पता वो 2 ही थी, 4 थी। पर आप है ना, यकीन मानो, आपको मैं बिल्कुल, एक होता है ना कि बहुत हाई लेवल, कतई नहीं पढ़ा रहा हाई लेवल। अगर हाई लेवल पढ़ाना होता ना तो पहले आर्टिकल नहीं, पहले टेंस से ही शुरू करता मैं। अगर हाई लेवल पढ़ाना होता तो पहले मैंने आर्टिकल बताया, पहले वो बेसिक चीजें चुनी जो आपके काम आ सकती हैं। पहले मैंने वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की पहचान करना आपको सिखाई। हमें देखो, टेंस जो है ना, पारंपरिक विधि से नहीं पढ़ा रहा मैं आपको,
होता है ना एक पारंपरिक विधि, रूढ़िवादी तरीका जो अपना रहता है, उसके लिए हमारा दिमाग पहले से तैयार रहता है कि हाँ ऐसे पढ़ाया जाएगा। मैंने उस विधि को चुना ही नहीं, कारण क्योंकि मुझे पता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर ऐसे प्रश्न ही नहीं पूछे जा रहे। तो जब कोई चीज पेपर के अंदर नहीं पूछी जा रही जिस तरीके की, उससे बच्चों को डील करवाने का कोई औचित्य नहीं है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, तो आपको उसी के लिए तैयार होना चाहिए। थोड़ा प्रयास आपको करना पड़ेगा, ये मैंने आपको पहले भी कही थी, आज फिर कहता हूं, है ना। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूं, आप यकीन माने। आप पुराने पेपर उठाकर देखो, देखो ग्रेड 4th का तो आपका कोई पुराना पेपर कहां से उठा के हुआ ही नहीं। आप है ना कोई ऐसा पेपर उठाकर देखिए जो 10वीं के स्तर का था, है ना, और उनमें टेंस के प्रश्न कैसे आए थे, आप एक बार वो चेक करिएगा, फिर आप विचार करिएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। आपको पता भी नहीं है कि आपने वो पीछे हेर और देर का कॉन्सेप्ट कितना सॉलिड पढ़ा है, आपको पता भी होना चाहिए। तो ये चीज़ें धीरे धीरे अपने भी कुछ प्रैक्टिस करेंगे ना, बाद में कुछ प्रश्न करवाऊंगा जब बताऊंगा आपको कि ये प्रश्न कौन से एग्जाम के अंदर आया हुआ था और आप उसे सोल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। थोड़ा सा जो है आपको, है ना समीर जी, थोड़ा सा तक प्रयास तो करना पड़ेगा। ये बेसिक ही है मेरे भाई, ये बेसिक से ही शुरू करें। ता हैती है ते मैंने पहले भी मना किया था ना, मैं आपको अफर्मेटिव से नीचे उसके 4 वाक्य लिखवाऊंगा ना नेगेटिव के उसके नीचे 4 वाक्य नहीं लिखवाऊंगा, कारण उसके लिए तो अपने मानसिक तौर पर पहले ही तैयार है। अब देखे मैंने ये 4 लिखे ना, मुझे लिखते हुए भी ऐसा लग रहा था, मैंने कहा यार 4 लिख तो रहा है तू, पर पेपर में ऐसे प्रश्न अगर दे दिए तो इनके नहीं सबके ठीक होने वाले हैं। आप खुद चेक कर लो। सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं, जनरली लिखा हुआ है सिंपल प्रेजेंट टेंस लगना है, वी बहुवचन है, बहुवचन के साथ डू और डज में से क्या लगता है, आप सब साथियों को पता है भाई, डू और डज में से क्या लगेगा, डू लगेगा। क्या अब किसी साथी ने अगर यहाँ पे डू लिखा है, उसे को बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। एक मोहम्मद जी अपने साथ, मोहम्मद इरशाद जी, जनरली वी डजंट प्ले, ये है दिक्कत, ये नहीं चाहते कि इनका सिलेक्शन हो। अरे मेरे मित्र मोहम्मद, वी एक वचन होता है कि बहुवचन, बहुवचन होता है ना, तो डज का कहां प्रयोग कर रहे हैं मेरे भाई। पिछले लेक्चर देखो, मैंने आपको बताया था ना, एक वचन जब आपका सब्जेक्ट हो तब तो लगाओ डज, बहुवचन हो तो क्या लगाओगे, डू। तो वी तो बहुवचन होता है, वी का मतलब क्या होता है, हम तो बहुवचन हुआ ना। ऐसी गलती ना करें। बाकी लगभग सारों के उत्तर से इक्के दुक्के किसी साथी को छोड़कर बाकी किसी ने गलती नहीं करी है, ये होगा। तो क्या बन जाएगा, जनरली, आमतौर पर, जनरली का मतलब क्या हो, सामान्य तौर पर, वी डू, डू लग गया, नोट। अब डू डज कभी भी सहायक क्रिया होता है, उनके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म रहती है, फर्स्ट फॉर्म ही रहती है, प्ले, बाकी हो गया काम। सामान्य तौर पर वी डू नॉट प्ले दिस गेम विद देम, सामान्यतः उनके साथ हम ये खेल नहीं खेलते, सिंपल प्रेजेंट टेंस था। फिर ब्लैंक शी नोट ब्लैंक, वर्ब के नाते इट दिया हुआ है, दिस टाइप ऑफ फूड हेयर, हम ये खाना जो है, क्या वह ये खाना जो है यहां पर नहीं खाती, तो क्या बन जाएगा, शी एक वचन है ना, डज लगा, तो डज शी नोट, डज के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है, फर्स्ट फॉर्म आनी है, तो ईट लगा दिया। दिस टाइप ऑफ फूड हेयर, क्या वह इस प्रकार का खाना यहां पर नहीं खाती, ये इसने प्रश्नवाचक वाक्य बना दिया था। वो तो सामान्य सेंटेंस था, जनरली वो तो नेगेटिव सेंटेंस था, अफर्मेटिव के बाद आता है ना नेगेटिव, नकारात्मक, ये हो गया आपका प्रश्नवाचक। अब ये ऑनेस्टी ब्लैंक द बेस्ट पॉलिसी, ये जरूर समझिएगा भाई, ऑनेस्टी यहां पर लगेगा इज, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इस वाक्य में क्या खास बात है, जब मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट लिखवाया था ना, मैंने आपको कहा था फैक्चुअल टाइप के सेंटेंस हो, तथ्यात्मक वाक्य हो, वैज्ञानिक तथ्य हो, सार्वभौमिक सत्य हो, या फिर फ्रेजेस हो, लोकोक्ति या मुहावरे, उनमें कौन सा टेंस लगता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये फ्रेज है जी। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, आप जब भी पढ़े हो, ऑनेस्टी के बाद हमने वर्ब कौन सी चुनी, इजी चुनी, और ये इजी रहेगी। प्लेज नहीं आया, कैसे सर, कहां गया वो प्लेज वाला मामला, ये रहा भाई। डू और डज कभी किसी साथी किसी सेंटेंस के अंदर सहायक क्रिया हो ना, तो उनके बाद वर्ब की केवल कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। देखो आप पीछे अपने लिखा हुआ भी है, स्ट्रक्चर देखना आप, वहां से पता चल जाएगा आपको, ठीक है ना। और यहां एड्स क्यों नहीं है वो भी बता दे, तो कहां गया वो एड्स वाला, ये रहा। डज लगा दिया ना दोस्त। डू और डज जब आप सहायक क्रिया के तौर पे प्रयोग में लाओ ना, तब उनके बाद केवल वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। ये हमने पहली क्लास में भी सीखा हुआ है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस जब शुरू करा था तब भी सीखा हुआ है। तो ये देखो आप, डज हेल्पिंग वर्ब है यहां पे, यहां ये डू क्या है, सहायक क्रिया, यहां ये डज क्या है, सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब है। तो डू और डज जब भी हेल्पिंग वर्ब है, इनके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है, फर्स्ट फॉर्म, लिख दी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसमें इज क्या भाई, वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, ये बताना जरा, कई बार बात हुई है भाई। सर ऑनेस्टी वाले का तो रट्टा ही मार लिया, चलो अच्छी बात। इसमें इज क्या है, वेरी गुड, सही जवाब दिया आपने, मेन वर्ब, कोई सहायक क्रिया नहीं है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है ना। तो इस ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी के अंदर ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, तो यहां पर टेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब ये साथी जो ये सोचते हैं इज एम आर तो फिर कंटिन्यूअस में आते हैं, नहीं भाई, यहां ये मेन वर्ब का काम कर रहा है ना, तो यहां किसका काम कर रही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का काम कर रहा है, वही बात। फिर शी ब्लैंक इट फॉर हर पेरेंट्स रेगुलरली, शी ब्लैंक इट फॉर हर पेरेंट्स रेगुलरली, शी एक वचन है बहुवचन,
एक वचन। तो डू और डज में से एक वचन के साथ क्या लगता है? एक डज लगता है। इस पूरे सेंटेंस में अगर कल को आपसे पेपर में प्रश्न पूछ लिया जाए कि ये डज वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब, अर्थात क्रिया है या सहायक क्रिया, क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आप मुझे और दे देना। शी डज इट फॉर हर पेरेंट्स रेगुलरली। सही कह रहे हो अभी बात जी, सही पॉइंट है। इस सेंटेंस के अंदर डज जो है वो क्रिया है या सहायक क्रिया है, वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है? सर शी एक वचन है। हाँ बिल्कुल भाई, शी का मतलब वह है, एक वचन हो गया। ही हो गया, शी हो गया, ये एक वचन में आते हैं भाई। आपका नाम, मेरा नाम, ये एक वचन में आते हैं। एक वचन है भाई वीरेंद्र जी, शी एक वचन है। वर्ब है भाई, वेरी गुड, शाबाश। शी जो था वो एक वचन था। डज यहां पर किसका काम कर रहा है? मेन वर्ब का काम कर रहा है। कोई सहायक क्रिया नहीं है, मुख्य क्रिया है। कोई कह दे अल्लाह, ये कैसे पता चलेगा? वैसे तो पता चल जाना चाहिए पहली दूसरी क्लास में, पर फिर भी नहीं पता चला। डज अगर आपको सहायक क्रिया लग रहा होता तो डज के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? डू होता है, डज होता है। ये कभी सहायक क्रिया हो, इनके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म ना। इस डज को अगर आप सहायक क्रिया का नाम देते हो तो मुझे बताओ पूरे सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किधर है? नहीं है ना। इसका मतलब डज खुद किसका काम कर रहा है? मेन वर्ब का काम कर रहा है। आई थोड़ी प्रोसेस आपके समय? ये सामान्य सेंटेंस थे, इनमें भी कुछ साथियों ने गलती करी है तो सुधार करिए, यहां तो जरूर 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 सुधार करिए आप। ये चीजें हैं, यही पेपर के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बनती है, इनको ध्यान रखो। और इनमें गलती वास्तव में नहीं होनी चाहिए आपकी। थोड़ा स्तर बढ़ाइए। आप सभी साथियों से निवेदन है भाई, देखो आप अपने घर पे बैठ के पढ़ रहे हो, मेरे सामने नहीं हो, फिर भी मैं चाहता हूं, पर्सनली चाहता हूं, व्यक्तिगत तौर पर चाहता हूं कि फॉर्मेलिटी लगे ही नहीं किसी को कि ऑनलाइन पढ़े थे तो इतना ही समझ में आता है, ऐसा आता है। नहीं नहीं नहीं, मेरा मानना यह है कि आप सब मेरे सामने ही बैठे हो, जितना हो सकता है मैं आपके प्रश्नों को उत्तर देने की कोशिश करता हूं। और मुझे ऐसी बात बड़ी बुरी लगती है जिसमें बच्चे को कॉमन सेंस का जहां वो प्रयोग नहीं करता। आप में से कोई 10-15 साल का साथी नहीं है, सबके कॉमन सेंस डेवलप होने चाहिए। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम आजकल जैसे हो रहे हैं भाई, है ना, आजकल आप पेपर का स्तर देखिए। पेपर वाला आपके हिसाब से अपना स्तर नहीं बनाएगा, वो अपना स्तर बना के रखेगा, अपने को उसके बराबर आना पड़ेगा। ये सिंपल सी बात है। एक समीर जी हम वापस से पूछ रहे हैं अपने से, अगर इंग्लिश को छोड़ दे काम चलेगा क्या? आप कोशिश करके देख लो, अगर आपका काम चल जाएगा तो मैं अगले कभी किसी को ऐसा बैच आएगा उसको बता दूंगा कि एक हमारे समीर जी हैं भाई, उन्होंने इंग्लिश को छोड़ दिया था, 15 प्रश्न आ रहे थे, छोड़ दिया, उनका तो काम चल गया। आप भी देख लो अगर आपका चले तो आप छोड़ देना इस बार, अगर आपको लग रहा है तो फिर मुझे बता जरूर देना कि आपका काम चला कि नहीं चला, है ना। ये देना, तो विचार कर लीजिएगा। चलिए ये लिख लिया आपने। अब सुनो आप मेरी बात थोड़ा ध्यान से। सिंपल प्रेजेंट टेंस में खास खास बातें जिनके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। हेयर और देयर से शुरू होने वाले सेंटेंस में अगर आपको सब्जेक्ट के तौर पे नाउन दे रखा हो तो इन्वर्जन करना है, प्रोनाउन दे रखा हो तो इन्वर्जन नहीं करना, टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाना है। अगर एक्सक्लेमेटरी का भाव हो तो एक ये चीज सीखी अपनों ने। एक बात इसके अंदर सीखी थी अपनों ने कि अगर सेंटेंस हो इंपेरेटिव, इंपेरेटिव का मतलब जिनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो शुरू होते हैं ऑर्डर या रिक्वेस्ट या एडवाइस का भाव होता है। उसके बाद WHEN, ये आपको पेपर में लिख कर देगा, चिंता ही मत करना। WHEN व्हेन कनेक्टिव आपको दे देगा। व्हेन कनेक्टिव के बाद अगले क्लोज में सिंपल प्रेजेंट टेंस लगा लेना है, ठीक है। अब एक पैटर्न और था, कितने सेंटेंस हुए थे अपने? 7 हुए थे ना। एक सेंटेंस और समझिएगा आप क्या रहेगा इसमें। माई फादर, यूं लिखो आप, योर फादर ब्लैंक, ऑप्शन एक तो देता हूं कॉल और एक देता हूं कॉल्स। देम वंस ब्लैंक YEAR, ठीक है ना। यहां पर एक ऑप्शन और भी देना है मुझे। चलो वैसे ये पढ़ा हुआ है अपनों ने, मुझे नहीं लगता कोई गलती करेगा, पढ़ा हुआ है, क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा। और यहां भी मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, A या फिर N में से कोई एक होगा, बता दीजिए। पढ़ा हुआ है आपने? सर नाउन और प्रोनाउन लिखवा दो मनीषा जी। वैसे मैंने आपको इस प्रश्न का उत्तर दिया था थोड़ी देर पहले, शायद समझ में नहीं आया आपके, एक बार और सुनिए उत्तर। प्रोनाउन तो आप कई बार लिख चुके हो, कौन कौन से? आई, यू, वी, दे, ही और शी। दोबारा सुनो मनीषा जी, स्पेशल आपके लिए लाइन बोल रहा हूं मैं। आई, यू, वी, दे, ही, शी सर्वनाम होते हैं। आर्टिकल में भी लिखे थे, डिटरमाइनर्स में भी लिखे थे। इसका उत्तर समझ में आ गया आपको? अब आप दूसरा जो पूछ रहे हो, नाउन के कुछ शब्द लिखवा दो, नाउन लिखवा दो। दुनिया की हर वो चीज जिसका नाम नाउन है, वो सारे जिसका कोई नाम है वो सब नाउन है। कैसे लिखवा सकता हूं? संभव नहीं है। नाउन तो एक प्रॉपर अलग से ही टॉपिक होता है जिसमें एक वचन बहुवचन उनके अलग अलग बारे में बात करी जाती है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। बेसिक आपसे जानकारी चाहिए जाती है,
जैसे हम आमतौर पर वर्ब को नहीं लिख सकते, दुनिया भर की सारी वर्ब आप या मैं मेंशन कर सकते हैं, क्रियाएं हिंदी में लिख सकते हो कि आप क्रिया, खाना पीना सोना उठना बैठना, बस ये इतनी लिख सकते हैं, 2-5 और जोड़ दो इसमें, दुनिया भर की सारी वर्ब की सारणी बनाई जा सकती है, संभव नहीं है ना, वही बात है, ऐसे फॉर्मेट होता है, इसलिए आप समझिए इस बात को। आंसर दिए अभी साथियों ने, योर फादर, कॉल, कॉल्स और कॉल्ड। आर्टिकल, वो आर्टिकल में भी ये सेंटेंस इस प्रकार का अपनों ने पढ़ा हुआ है, वहीं से बात करी थी, पर फिर भी एक बार और बात कर लेते हैं। योर फादर, देखो किसी भी सेंटेंस के अंदर वंस या ट्वाइस या थ्राइस लिखा हुआ है आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस में, वंस ट्वाइस थ्राइस, ये रहा वंस, वंस ट्वाइस थ्राइस आ जाए, उसके बाद कोई समय आपको दे रखा हो, ये ईयर दे रखा है, तो आर्टिकल लगाना है, यहां तो ए या एन में से कोई एक, और टेंस कौन सा चुनना होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब बात आती है, बहुत सारे साथियों ने अपने अपने उत्तर दिए भाई, कोई CALL कॉल को उत्तर मान रहा है, कोई CALLS कॉल्स को उत्तर मान रहा है। चले पहले तो यही बात कर लेते हैं, पहले मैं अपना आंसर लिख देता हूं, योर फादर कॉल्स, आंसर क्या है कॉल्स। जिन्होंने कॉल लिखा हुआ है मेरा उनसे बात हुई पवन जी, हाँ पवन जी आप भी बताओ, आपकी बात सुनेंगे, हमारी नहीं तुम्हारी, बताओ क्या है, सबकी सुन रहा हूं मैं, आप भी बताओ आपकी क्या समस्या है। इस सेंटेंस के अंदर योर फादर एक वचन या बहुवचन, योर फादर तुम्हारे पिताजी एक वचन या बहुवचन, यही सोच लो आप तो, योर फादर एक वचन या बहुवचन, एक वचन ही होंगे जहां तक मुझे लगता है, एक वचन है तो एक वचन जब आपका सब्जेक्ट हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है, एस और एस का प्रयोग करते हैं ना, ध्यान है आप एस और एस का प्रयोग करते हैं, तो यहां पर योर फादर एक वचन था, आपने कॉल और कॉल्स और कॉल्ड में से क्या लगा दिया, एक वचन फॉर्मेट चुन लिया, मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ दिया, एस और एस, ये तो हो गई बात एक। दूसरी, योर फादर कॉल्स देम, वंस ट्वाइस थ्राइस के बाद आप ईयर लिखे हुए हैं, ठीक है भाई, आर्टिकल कौन सा लग जाएगा, जिन्होंने साथियों ने कईयों ने गलत उत्तर किया था भाई, ये पहले पढ़ाया हुआ है इसलिए गलती की उम्मीद तो नहीं थी मुझे कईयों से, फिर भी जिन्होंने सही किया वेरी गुड, आप याददाश्त अच्छी है आपकी, ईयर होता है ये, और ईयर होगा तो आर्टिकल कौन सा लगेगा, ए लगेगा, यहाँ कॉल्स लगेगा और यहाँ ए लगेगा, ये यही याद रखो भाई। है ना, यू ध्यान रखो, ईयर YEAR ईयर लिखा हुआ है, और ईयर में आर्टिकल कौन सा लग जाना है, ए लग जाना है। कईयों ने इसकी स्पेलिंग शायद ये सोची होगी, सोचनी नहीं चाहिए, पहले का पढ़ा हुआ अपनों ने, ये सोची होगी, दिमाग में तस्वीर बनाई है, यहां लगता ए, ये ई, ये सॉरी यहां लगता एन, ये स्पेलिंग EAR होती है, ये तो पढ़ाया हुआ है मैंने, तो ये गलती तो कतई नहीं होनी चाहिए थी। ओके जी, तो ये दिमाग में रखिएगा, वहां वो ईयर था इसलिए वो आर्टिकल चुना गया था। एक और देखिए सेंटेंस, दे ब्लैंक वर्क या फिर वर्क्स या फिर वर्कड फॉर दिस ट्वाइस ब्लैंक मंथ। ये तो आसान है, अब तो मेरे हिसाब से किसी भी गलती नहीं होगी। बेरोजगारी की कहर टूट पड़ी है भारत में, वैकेंसी निकलती है, कुछ ऐसे हालात में काले बाल सफ़ेद हो गया सरकारी नौकरी के लालच में देखिए सब अपने अपने तरफ से प्रयास करें मान सिंह जी, और किसी के सफ़ेद बाल खान पान की कमी की वजह से हो रहे हैं, किसी की मेहनत की वजह से हो रहे हैं, सबका अपना अपना है जी, ठीक है ना। 5 बार लिख लिया, बिल्कुल भी, वेरी गुड सर। योर तो प्लूरल होता है, योर का मतलब तुम्हारा, फिर आगे देखो उसने योर नहीं लिखा, योर फादर तुम्हारे पिताजी, केवल योर के बारे में बात थोड़ी होती थी, यू बहुवचन होता है, YOU ये बहुवचन होता है, योर फादर एक वचन, माई फादर एक वचन, डियर फादर एक वचन, फादर्स बहुवचन होता, फादर्स, ठीक है। सभी ने ओके दिया भाई। दे वर्क वर्क्स वर्क, देखो पहचान कैसे हुई, वंस ट्वाइस थ्राइस, इसके बाद आर्टिकल लगाना है ए या एन, बाद में कोई समय दे रखा होता है, टाइम दे रखा होता है, टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाना होता है, दे एक वचन था तो इन सब में से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी आ जाएगी, वर्क ही आएगी, ये आपका आंसर हुआ। दे वर्क, वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि दे क्या है, THEY बहुवचन है, दे क्या है, बहुवचन है। ये योर फादर, ये तो एक वचन था, तुम्हारे पिताजी ये एक वचन था, तो वर्क फर्स्ट फॉर्म रखी आपने, और फिर वहां पे ट्वाइस, यहां ए आर्टिकल लगा दो। मंथ को हिंदी में लिखेंगे कैसे लिखा जाएगा, मंथ, ये आर्टिकल में पढ़ा हुआ अपनों ने, ये उत्तर बन जाएगा भाई, ऐसे पैटर्न बनते हैं, कॉल्स और ईयर, बिल्कुल भाई, ये दिमाग में आप रखिए, बेसिक तौर पर चीजें वैसे ही समझ में आ जानी है। ये हमने जो बात करी है मोटे मोटे तौर पर सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में हमने जो है वो बातचीत करी है भाई। उम्मीद करता हूं फॉर्मेट आपके समझ में आएगा। कल
थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना सर। ट्वाइस का हिंदी अर्थ बताओ। ट्वाइस का मतलब दो बार, ट्वाइस का मतलब क्या होता है? दो बार। वंस का मतलब एक बार, एक होता है थ्राइस, तीन बार, ऐसे फॉर्मेट बन जाते हैं विराम निवासी। तो चलिए आज क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल इसको कंटिन्यू करेंगे, रिज्यूम रखते हैं, और कल अपने जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की ओर भी बढ़ेंगे। सिंपल प्रेजेंट से संबंधित आप चिंता मत करिए, हर टेंस में संबंधित क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं अपने इस टॉपिक के बाद उससे संबंधित एक एक्सरसाइज करेंगे, प्रैक्टिस यही क्लास में। वहां पता चलेगा कि कौन सी चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही, क्या पता कहीं वहम ही हो रहा हो, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। कुछ साथियों को शायद ये वहम हो रहा कि नहीं आ रहा समझ में, क्या पता प्रश्न सामने आने से काम चल जाए, तो वो देखेंगे उस हिसाब से। थोड़ा सा प्रयास करिए, चीजें धीरे धीरे समझ में आएंगी। और सिंपल प्रेजेंट टेंस मैंने आपको महत्वपूर्ण टेंस की श्रेणी में रख ही दिया था, तो इसलिए अथक प्रयास की आवश्यकता आपको भी है, मुझे भी है। यहाँ पे नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए आपने स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, ठीक है ना? ठीक है ना सर? मैं बहुत क्वेश्चन बताती हूँ, एक बार भी मैंने निवेश सुमन जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद भी, अगर आप प्रश्नों के उत्तर देते हैं। नाम वाम कभी लेते हैं नहीं, क्योंकि टाइम इधर लगाना ज़्यादा जरूरी है ना, ठीक है ना? चलिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। नेक्स्ट में मिलते हैं।